और मैं इतना परेशान, इतना डिप्रेस्ड मैं जीवन में कभी नहीं रहा जो मैं उन 2-3 दिन में रहा था। और यकीन मानना कि मैं उन 2-3 रातों सो भी नहीं पाया था कि मेरे टीचर्स चले गए। फिर वो वीडियो बनी पहली, वो लाइन वाला पेज आया, उस पे तिरछी-विरछी सी राइटिंग आई। कोई भी यूट्यूबर जो शुरुआत करता होगा, वो कभी नहीं सोचता होगा कि मैं कभी इस मुकाम तक भी पहुंचूंगा। मैंने भी कभी नहीं सोचा था। 1 मिलियन सोच पाना एक सपना लगता था। आज हम 15 मिलियन। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी आज जोश टॉक के मंच पर हूं। आज रोजगार विद अंकित से 14 से 15 मिलियन लोग करीब जुड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है, मतलब इसको शुरुआत कैसे मिली थी, ये आप जरूर जानना चाहेंगे। तो मेरे पिताजी दरअसल में गवर्नमेंट टीचर दिल्ली में हैं, और उनसे, क्योंकि मेरा गांव का नाम है अस्तौली, ग्रेटर नोएडा के अंदर। दिल्ली पुलिस जॉब में बहुत सारे लोग हैं। करीब आज की डेट में 125 से ज़्यादा लोग मेरे गांव से सिर्फ दिल्ली पुलिस में हैं। मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूं, वहां पर सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ दिल्ली पुलिस जाना जाता है। तो वो दिल्ली पुलिस के लिए पापा हमेशा मतलब ऐसे रहे हैं कि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, तो पिताजी टीचर हैं, तो उनसे आके कोई सवाल पूछ लेते थे। मैथ्स के टीचर पिताजी हैं, तो वो उनको बड़े शौक से बताया करते थे, और फिर उनका बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाया करता था। तो पिताजी के दिमाग में ही आया था 2008 में कि क्यों ना, अब जैसे ये बच्चे आते हैं, कोई आ पाता है, कोई श्रम की वजह से नहीं आ पाता है गाँव में, कोई शर्मीला बच्चा है तो कैसे आ पाएगा, तो क्यों ना इसको एक ओपन प्लेटफॉर्म की तरह इसको यूज़ किया जाए। तो उन्होंने इस तरह से कि भाई अब ठीक है, एक टाइम रख दिया कि वो भी ड्यूटी करते हैं, उनका शाम की शिफ्ट होती है 1 बजे से 6 बजे तक की, तो या 6:30 तक की मेरे ख्याल से दिल्ली में जो टाइम चलता है। वो सुबह को उनके पास टाइम होता था, 10 बजे वो निकलते थे, और 10 से पहले बच्चों को सुबह बुला लिया करते थे, और वो एक टाइम रख दिया कि सुबह 8 से 10 बजे तक बच्चे आ जाएँ। तो 31 बच्चे पहली बार पिताजी को मिले उस बैच में 2009 की शुरुआती भर्ती के लिए। तो वहाँ पर पिताजी ने जो है उन 31 बच्चों में से करीब 18 बच्चों का या 19 बच्चों का, उन बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया था अपने पढ़ाने के दम पे। तो वो एक मोटिवेशन था मेरे लिए कि इन 31 में से 18-19 लोगों की लाइफ बदल गई पिताजी की बदौलत। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, वो बहुत अच्छे पल थे वो मेरे लिए। तो मैं भी कुछ योगदान कहीं ना कहीं करना चाहता था, पर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पढ़ाने के लिए योगदान कर पाऊँ। फिर एक रीजनिंग सब्जेक्ट होता है इसमें जो दिल्ली पुलिस में आता है, तो वो रीजनिंग जो सब्जेक्ट है वो पिताजी का उतना अच्छा नहीं था पढ़ाने के लिए। मैथ्स वो पढ़ा लेते थे, जीएस को बहुत अच्छे से रटा देते थे, लेकिन रीजनिंग उतनी अच्छी नहीं थी, और मेरा वो बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। तो उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए पिताजी ने बोला, मैं 18 साल का ही था, और ये बोला कि भाई इसको, इस चैप्टर को तू ही पढ़ा दे इस क्लास में। और जब मैं उस चैप्टर को, जब उन्होंने पहली बार बोला, मना कैसे करूं। अब इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि सब लोग मेरे से ज़्यादा एज के बैठे हुए हैं वहाँ पर, कोई हंसी तो नहीं उड़ाएगा, ऐसी झिझक होती ही है बच्चों में, और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी। शाई था मैं थोड़ा सा। तो वहाँ जब मैं गया बोर्ड पर पहली बार, तो मेरे हाथ कँप-कँपा रहे थे। जब पहली बार मैंने, चॉक थी और ब्लैक बोर्ड था, तो जब मैंने वो पहली बार पढ़ा तो फिर मेरे हाथ कँप-कँपाए, थोड़ा संभला, और चीज़ें मुझे आती थी। बस यही एक आत्मविश्वास था अंदर कि आता है मुझे। और मैं मतलब क्लास की तरफ नहीं देख रहा था, मुझे अब भी ध्यान है, मैं सिर्फ बोर्ड की तरफ देख रहा था, और मैं पढ़ाई जा रहा था, और क्लास एकदम शांत बैठी थी, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना आता था चीज़ों को, और इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस क्लास की तरफ देख पाऊँ। तो वहाँ मेरे को, जब मैं वो पढ़ा रहा था, तो पढ़ा करके वो 45 मिनट की क्लास थी, मैं जब निकला तो उन सब लोगों ने मेरे लिए खड़े होकर तालियां बजाई, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था। और फिर मैं रेगुलर उस क्लासेस को पढ़ाने लगा, रीजनिंग की क्लासेस। और 2009 में ही लास्ट आते आते पिताजी ने बोल दिया था कि भाई अब सारे विषय तू ही पढ़ा ले, बच्चे तुझे ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो फिर 2010 से तो मैंने कंटिन्यू पूरी तरह से संभाल लिया था, और फिर मैं लगातार पढ़ाता रहा। और 2010 से 18 तक मतलब गांव के आसपास के गांवों के बच्चे, सुबह 6 से 8 में पढ़ाता था, जाड़ों में सुबह 6 बजे मेरे गांव में 300-400 बच्चे एक साथ बैठ करके पढ़ रहे होते थे, क्योंकि मेरे पास टाइम ही वो है 6 से 8 बजे का। उन 2 घंटे बिल्कुल शांत चित्त बैठ करके वो पढ़ रहे होते थे। और आप यकीन मानिए कि वो इसलिए पढ़ रहे होते थे क्योंकि रिजल्ट्स मिल रहे थे बच्चों को। और मैंने पढ़ाया होगा करीब, जितने हज़ारों की संख्या में बच्चों को पढ़ाया होगा, मान लीजिए 10-15 हज़ार बच्चों को, ऑफलाइन तो आप इतना ही पढ़ा सकते हो इतने सालों में, तो 10-15 हज़ार बच्चों में से हज़ारों से ज़्यादा सिलेक्शंस मैंने उस टाइम पे दिए थे। तो आप बोल सकते हैं कि यहीं से रोजगार विद अंकित की नींव रखी गई थी, जो 2018 में शुरू भी हुआ। 2018-19 के दौरान ही मैंने ऑनलाइन, मेरे दिमाग में आ गया था
उसका कारण है कि 2000 जब मैं 18 में पढ़ा रहा था तो उससे पहले 2012 यानी पढ़ाने के दौरान ही मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी थी, जिसको एसएससी सीजीएल 2012 मैंने क्रैक किया है। देखिए, गांव में रहने के बावजूद आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में लगते हैं और वो भी एक ऐसी जॉब हो जो बहुत ही प्रेस्टीज वाली, गांव में जिसको लोग जानते हों कि वास्तव में ही एक बहुत शानदार जॉब, क्योंकि मैं जिस दिन मेरे को वो रिज़ल्ट आया था तो इतनी खुशी मुझे भी हुई थी कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया था खुशी की वजह से। और जब वो खुशी होती है तो उस खुशी को फिर आप, एक टाइम ऐसा आता है क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता, एक टाइम इस तरह का आया मेरे सामने कि मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी, जिसको मैं, जब मेरी लगी थी, पूरी रात खुशी में सो नहीं पाया था और उस जॉब को मुझे कभी छोड़ना पड़ेगा और वो भी खुशी-खुशी छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था। पर परिस्थितियाँ और आप लोगों का प्यार ये सब कुछ करा ही देता है। और देखिए, मैं ये भी मानता हूँ कि एमईए में जॉब जो लोगों को मिलती है वो आज एसएससी सीजीएल की फेवरेट जॉब्स में है। उसको छोड़ना तो मुश्किल था ही एक डिसीजन, साथ में क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एसएससी सीजीएल जो तैयारी कर रहे हैं उनका वो सपना होता है, जो इसलिए मुश्किल था थोड़ा सा डिसीजन। बट अब सब कुछ ठीक है और अब पूरी तरह से मन है कि आप बच्चों के लिए ही काम किया जाए। और 2018 में जब मैं 12 से सीधा 18 पे इसलिए आ रहा हूँ कि बीच में जॉब चलती रही, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलता रहा, तो 18 में मेरे दिमाग में आया कि मैं जॉब के साथ बच्चों को अगर पढ़ाऊँगा तो बहुत ही लिमिटेड समय दे पाता था और दे पाऊँगा, क्योंकि तब तक 18 तक बिल्कुल मन में नहीं था कि मैं जॉब कभी मेरे को छोड़नी भी पड़ेगी। तो उस 18 के दौरान ही जब बच्चे, क्योंकि जब आप ऑफलाइन पढ़ाते हो तो बच्चे क्या है कि ऐसा नहीं होता कि वो एक साथ आ जाएँ पढ़ने, क्योंकि कोई तो आ रहा है एग्ज़ाम से 3 महीने पहले, कोई एग्ज़ाम से 2 महीने पहले, कोई एग्ज़ाम से 15 दिन पहले। तो जब इस तरह से बच्चे आते हैं, स्कूल की तरह नहीं आते कि सबका एडमिशन जुलाई में होगा, तो वहाँ फिर उनके लिए फिर एक चिंता हुई कि मैं इनको बड़ा लिमिटेड टाइम दे पाता हूँ, मैं इनको एक्स्ट्रा टाइम दे नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा हूँ। सुबह 6 से 8 बजे तक मेरे पास टाइम है, 8 बजे मेरे को अपनी जॉब पर निकल जाना है। तो उस टाइम पे फिर मेरे दिमाग में ये आया कि भाई इनके लिए कुछ किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि जो इनको मतलब इनकी ये जो पढ़ाई है ये डिस्टर्ब ना हो और जो बाद में आए हैं ये भी पहले वाले बच्चों के साथ अपने आप को रख पाएँ कंपटीशन में, वरना तो इनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। और ऑफलाइन अगर आप चलाते हैं तो आपको रिज़ल्ट की बहुत चिंता करनी पड़ती है, क्योंकि वो बच्चा आपसे सीधा अटैच होता है, वो बहुत कुछ उम्मीद आपसे लेकर के आ रहा होता है। तो मैंने फिर ये सोचा कि भई कुछ ऐसा हो जाए कि जो मैंने पढ़ाया है अब तक, ये रिकॉर्ड हो जाए और रिकॉर्ड हो कर के जिन बच्चों ने जो बाद में जॉइन किया है, तो उनका जो छूटा हुआ सिलेबस है, उस रिकॉर्डिंग वीडियोज़ से वो कर लें। लेकिन उस टाइम पे जो 2018 में आपके पास इतने इंटरनेट्स पावर नहीं थी, लोगों के पास 1-1 जीबी आपको पूरे महीने चलाना पड़ता था। तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैं भी गाँव से ये सारी चीज़ें कर रहा था और गाँव में संसाधन नहीं थे कि आपके पास इतनी हाई स्पीड इंटरनेट हो कि आप वीडियो अपलोड कर सकें। क्योंकि एक टारगेट था कि एक वीडियो डेली करनी है। तो मैं जो क्लास में रिकॉर्ड करता था वो तो नहीं रिकॉर्ड कर पाया क्योंकि वो कैमरे से होता। तो फिर मैंने वही जो मैंने सुबह पढ़ाया है, उसी को फिर मैं शाम में आकर के अपने ऑफ़िस से, जब मैं रात को 8 बजे घर पहुँचता था, तो क्योंकि दिल्ली तक मेरे को जाना पड़ता था, मेरे घर से दिल्ली भी पड़ती है 55-60 किलोमीटर, तो मेरा आने-जाने का टाइम भी 1.5-2 घंटे का था। तो मेरे को आते-आते 8 बज जाते थे। 8 बजे से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता, रिकॉर्ड करते फिर उसको अपलोड करना, उसकी एडिटिंग करना, वॉइस रिमूव करना, शोर रिमूव करना, तो उन सबको अपने आप ही करना होता था। तो रात को 12-12 बज जाते थे। सुबह 6 बजे से फिर क्लासेज़ हैं, क्योंकि आपको ऑफ़लाइन पढ़ाना है। तो वो जो 5-6 घंटे का टाइम था, वही सोने का था, वही खाने-पीने का होता था। तो फिर मेरे को क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में था, तो वहाँ पर सैटरडे संडे ऑफ होते थे। तो सैटरडे संडे में मैं ऐसी वीडियोज़ मतलब 3-3 4-4 वीडियोज़ रिकॉर्ड करके रख लेता था और उनको डे बाय डे अपलोड करता रहता था कि जहाँ जैसी ज़रूरत है। क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं, मैंने फिर 2 सब्जेक्ट भी पढ़ाए। बच्चों की डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी, तो फिर उस तरह से चीज़ें करते रहे। अब ये सब चीज़ें होती रहीं, तो इसका पीछे बहुत सारी कहानियाँ रही हैं छोटी-छोटी, बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं। ये 15 मिलियन तक का सफ़र मेरे ख़्याल से कोई भी जितना भी संघर्ष कोई भी करता है, उतना मैंने भी किया होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, आज तक हालाँकि ये चीज़ें, क्योंकि एज़ ए टीचर मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं कर पाया हूँ, ना कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक प्लेटफ़ॉर्म है ही नहीं उन चीज़ों को शेयर करने के लिए। यहाँ मेरे को मौका मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आएँ। तो
जब मैं वीडियो पेनटैब से बनाना वाला था, बनाने से भी पहले अगर मैं आपको बताऊँ, तो जब पता लगा मेरे को कि कैमरे से अगर मैं वीडियो शूट करूँगा अपनी क्लास में, तो मुझे पता लगा कि मेरी आधे घंटे, 1 घंटे की वीडियो वो 5 जीबी, 6 जीबी में चली जाएगी और मेरे को महीने का 1 जीबी इंटरनेट ₹250 में मिलेगा और वो पूरा महीने चलाना है। और वहाँ 1 जीबी आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीबी, 4 जीबी, 5 जीबी, अगर आप इससे ज़्यादा, क्योंकि 5 जीबी आपको रोज़ यूज़ करना है, तो आपके पास प्लान ही नहीं है, कंपनी के पास उतने प्लान भी नहीं थे कि वो उस पूरी वीडियो को पूरे मेरे महीने भर तक चला पाएँ। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं कैमरे से वीडियो को शूट करवा के डलवा पाऊँ, या तो फिर कोई वाईफ़ाई हो, वाईफ़ाई गाँवों में आपको मिलेगा नहीं। तो वो समस्या बहुत बड़ी रही, इसलिए मेरे को सोचना पड़ा कि कुछ ऐसा सोचूँ जिससे वीडियोज़ बहुत कम जीबी में बने, बहुत कम एमबी में बने। तो मैंने फिर सोचा कि यार लोग ऐसे कभी-कभी स्क्रीन पे ना ऐसे-ऐसे कुछ लिखते रहते हैं। कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन पे जब देखते हैं तो कुछ-कुछ ऐसे लिखा आता रहता है। वो व्हाइट से पेज पे कुछ भी लिख देते हैं। ये कैसे लिखा जाता है? ये पूछने के लिए, क्योंकि आस-पास आपके पास सोर्स नहीं है। 2018 में लोग यूट्यूब चैनल उतने नहीं चला रहे होते थे। एजुकेशन में बहुत कम लोग थे तो वो बोर्ड से शूट करके डाल रहे थे वाईफ़ाई के माध्यम से। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये पता करना कि मैं पेनटैब से कैसे जो है लोगों को पूछूं कि भाई ये क्या चीज़ है। पेनटैब नाम तो बाद में आएगा। अब पेनटैब के लिए फिर मैं परेशान रहा कि भाई कैसे, क्या चीज़, कैसे ये यूज़ होता है, क्या माइक यूज़ होता है, कहाँ से पता करूँ। यूट्यूब पे बहुत सर्च किया, कोई ऐसी वीडियो मिल जाए, नहीं मिली। लेकिन 1-2 लोग पढ़ा रहे थे उस टाइम पे उस तरह से, तो मैंने वहाँ कमेंट भी किए जा करके कि आप प्लीज़ ये बता दीजिए मुझे कि ये कैसे आप लिखते हैं, क्या यूज़ करते हैं। तो उन्होंने एक का रिप्लाई भी उस टाइम पे मुझे आया, तो उन्होंने सिर्फ लिखा यूज़ पीपीटी, क्योंकि लोग कितने रिप्लाई करेंगे और फिर वो उसको रिप्लाई क्यों करेंगे जो हो सकता है कल को आपका कंपटीटर बन जाए। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने सिर्फ यूज़ पीपीटी लिखा। अब पीपीटी का मुझे ये भी नहीं पता कि भाई ये जो है पावर पॉइंट की बात कर रहा है। उस टाइम पे मुझे इतनी भी नहीं पता थी। तो वहाँ थोड़ा-सा मुझे मन कि अब तो ये इनसे पूछने का या ना पूछने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। फिर मेरा एक दोस्त था, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भाई ऐसे जो है ये शायद कुछ ऐसा है कि एक टैब सी होती है और उसपे लिखते हैं पेन से, वो उससे कनेक्ट हो जाती है लैपटॉप वगैरह से। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, फिर मैं जो है वो लेकर के आया, मार्केट से मैंने लिया। मुझे आज भी याद है कि वो ₹7100 की, यानी 7,100 रुपए की वो मेरी पेन टैब आई थी और मैंने ये सोचा था कि मैं इसको कभी, क्या 7,100 रुपए, क्या मैं यूट्यूब से, या ये मेरी कभी कीमत वापस भी होगी? क्योंकि वो सैलरी से खर्च करने पड़ते थे। लैपटॉप मेरे पास पुराना रखा हुआ था, वो बहन की तैयारी के लिए, टाइपिंग के लिए आया था घर में। मैं बहुत ज़्यादा लैपटॉप वगैरह यूज़ नहीं करता था, पर ऑफ़िस में काम कर रहा था 4 सालों से, पिछले 2014 में मैंने जॉइन कर लिया था, तो मेरे को थोड़ा-सा चीज़ें चलानी आ गई थी, वरना कंप्यूटर भी मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं आता था उस टाइम तक। तो फिर वो मैंने सोचा कि भाई कि ये पेन टैब से है, तो मैं पेन टैब मैंने खरीद ली। पेन टैब से मैंने जब लैपटॉप पे किया तो वहाँ कोई सॉफ्टवेयर भी, कोई वन नोट टाइप उस टाइम पे चलता था, वो मैंने इंस्टॉल भी, वो मेरा आधा-अधूरा ही हुआ। परचेज़ कैसे करते हैं ये सब नहीं पता था, तो उसका फ्री वर्ज़न मैं चलाता रहा। फिर मेरे को थोड़ा-सा लगा कि हाँ, ऐसे लिखा जा सकता है। फिर वो वीडियो बनी पहली, वो लाइन वाला पेज आया, उस पे तिरछी-विरछी सी राइटिंग आई। आज भी वो पहली वीडियो पड़ी हुई है, 7 जनवरी 2018 की। इकाई का अंक, यूनिट डिजिट मैंने पढ़ाया था और बच्चों ने बहुत पसंद किया उसको, कि वो 1 महीने में 1000 जब वो चली गई वो वीडियो, 1000 व्यूज़ पे जब वो आ गई, तो सब्सक्राइबर भी मेरे 500-700 हो गए। तो मुझे वो इतना खुशी देने वाला पल था कि मतलब 500-700 सब्सक्राइबर और आज 15 मिलियन, मेरे को बराबर ही खुशी लगती है। तो उस टाइम पे 500 सब्सक्राइबर मेरे लिए बड़े मायने रखते थे। मैं सोचता था कि 500 लोग अगर सामने खड़े कर दूँ, तो कितने सारे होंगे। वो सारे लोग मुझसे जुड़ चुके हैं। फिर एक मैं, चूँकि आप लोकल में ऑफ़लाइन में पढ़ा रहे होते हो, तो एक मेरे गाँव से मैं पढ़ रहा था, तो गाँव से दूर मैं सोच रहा था, क्योंकि मैंने जो ये यूट्यूब चैनल बनाया था अपने बच्चों के लिए बनाया था, ऑफ़लाइन वालों के लिए, कि वे 500, मेरे पास बच्चे पढ़ रहे थे 300-400, ये 100 तो ज़्यादा एक्स्ट्रा आ ही गए अगर ये सारे भी मुझसे पढ़ रहे होंगे तो। तो फिर वो 100 कौन हैं? तो एक बच्चे ने उस ऑफ़लाइन क्लास से उठ कर के बोला, और वो मुझे बात आज भी याद है। उसने बोला कि सर आपकी जो वीडियो है ना, बुलंदशहर के लोग भी देखते हैं। बुलंदशहर में कुछ बच्चे हैं वो भी देखते हैं, जो मेरे घर से शायद 20-25 किलोमीटर दूर पड़ता है। मेरे को ऐसी खुशी हुई, 25 किलोमीटर दूर वाले लोग मुझसे जुड़ चुके हैं जो यहाँ भी नहीं आ रहे हैं। तो वो जो खुशी थी, वो वास्तव में बहुत ही मेरे लिए हतप्रभ कर देने वाली थी। तो ये जो सफ़र था इस तरह से शुरू हुआ। अब वो लगातार मैं पेन टैब से वीडियो बनाता रहा और मैंने करीब 500 वीडियोज़ सिर्फ़ पेन टैब से बनाए होंगे। और 500 वीडियोज़ बना कर के लगभग, जब मैं अकेला उस काम को कर रहा था, तो 2018 2019 में तो कैमरे के सामने भी वीडियो आ गया था हालाँकि। तो
उससे मिल करके जब मैं अकेला कर रहा था तो फिर 5 लाख सब्सक्राइबर तक मैंने वो अकेले सफ़र तय किया। और कैमरे का वीडियो कैसे आया, क्या गांव में इंटरनेट पहुंच गया? नहीं, क्योंकि मैं ही शिफ्ट हो गया ग्रेटर नोएडा आकर के। वो मेरा अपना कारण नहीं था, मेरा सब सेट चल रहा था। मेरी वाइफ दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर है और उनकी वजह से, क्योंकि उनकी जॉब में बड़ी दिक्कत हुई, 16 में जो है उनकी जॉब लगी, 2 साल तो उन्होंने भी चला लिया मेरे साथ, लेकिन 18 में हम लोग शिफ्ट हो गए थे लास्ट में आकर 2018 में। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। तो वहाँ मेरे को वाईफाई जैसी चीज़ें मिल गई, तो मैंने कैमरा मंगा लिया एक। कैमरा भी उस टाइम पे मुझे याद है आज भी, बहुत मोल भाव करके 80,000 रुपये के आसपास वो कैमरा आया था। और उस कैमरे को मैंने बीच क्लास के अंदर रख दिया। और जब मैं पहली वीडियो क्लास में बना रहा था, तो ऑफलाइन बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे आज भी ध्यान है कि अगर वो पहला वीडियो जब मैं बना रहा था, तो उस टाइम पे मतलब मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं देखो 2009 से पढ़ा रहा हूँ और 2019 में कैमरा है, तो 10 साल हो गए थे मेरे को ऑफलाइन पढ़ाते-पढ़ाते। तो जब 10 सालों में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कोई मुझे इतना गौर से कैसे देख रहा है, तो मैंने बड़ा अनकंफर्टेबल फील किया। मुझे लगा यार कैमरे-वैमरे के लिए हम लोग नहीं बने हैं। मैंने फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटाई अगले दिन कि कोई बात नहीं, कि हो सकता है पहला दिन है इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें आई हों। लेकिन दूसरे दिन जब मैं आया तो मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगने लगा। और वो उस दिन से आज का दिन है। फिर वो पूरा मैथ्स जो मैंने 4 महीने वो ऑफलाइन में पढ़ाया, पूरा रिकॉर्ड किया। वो 125 वीडियोज़ मैथ्स की, वो बड़ी फेमस वो सीरीज़ बनी। बहुत सारे मैथ्स बच्चे जो नहीं सीख पाते थे कहीं से, उन्होंने उन 125 वीडियोज़ से मैथ्स सीखा। और लगातार बच्चे, क्योंकि वो रिकॉर्डेड वीडियोज़ थी, कोई लाइव नहीं थी, कुछ नहीं थी, और बच्चे बाद में जब सेलेक्ट होकर के आते थे, सर आपकी प्लेलिस्ट देखी थी हमने मैथ्स की यूट्यूब पर 125 वीडियो वाली, और उससे मैं जीरो मैथ्स में था और मेरे को हीरो बना दिया उन्होंने। तो वो जो चीज़ मेरे को मिलती थी, वो मेरी पूरा वसूल था हर चीज़। मतलब हर चीज़ कहते हैं ना पैसा वसूल, वो वाला वसूल मेरे को हो रहा था उन वीडियोज़ से। 2019 के बाद फिर 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना आ गया तो चीज़ें हालाँकि चल रही थी उस स्पीड से, पर उससे नहीं चल पाई जिससे हम चाह रहे थे। तो 20 में क्योंकि हम लोग गाँव चले गए ग्रेटर नोएडा से, कि गाँव में रहेंगे भाई थोड़ा-सा, क्योंकि अब काम-वाम तो कुछ करना नहीं है, और बोर्ड-वोर्ड रह गए अपने जो है यहाँ ग्रेटर नोएडा में। फिर लॉकडाउन लग गया पूरी तरह से सब कुछ, तो फिर अब सोचा कि अब गाँव से बनेंगी भी कैसे वीडियो। हालाँकि 2 साल में इतना गाँव में चेंज आ गया था कि वहाँ भी वाईफ़ाई पहुँच गया था। तो फिर वो मैंने बोर्ड कोरोना में ही मँगवाया और घर पे लगा लिया गाँव में ही। उस पे फिर मैंने वीडियो अपलोड करता रहा हिंदी वगैरह की, तो बड़ी फ़ेमस, मतलब मैं टीचर मैथ्स का था, मैं टीचर रीज़निंग का था, लेकिन जो मेरी वीडियोज़ फ़ेमस हुई सबसे पहले वो हिंदी की हुई। तो हिंदी की वीडियोज़ जब मैंने बनाई हिंदी पढ़ाने की, तो वो गाँव से ही, घर से ही बोर्ड लगा के वीडियो अपलोड करता रहा। तो 2020 में कोरोना में थोड़ी-सी ढील मिली, अगस्त में जाके फिर हम शिफ्ट हो गए ग्रेटर नोएडा और बोर्ड भी शिफ्ट कर लिया। लेकिन अब एक चीज़ दिमाग में आ चुकी थी कि जो बच्चों का रिस्पॉन्स मिलने लगा था कि अब इनके लिए कुछ बड़ा करना है। तो वहाँ जो बड़े करने की बात आई दिमाग में, तो अगर मैं ही करता रहूँगा, मुझे तो अपनी जॉब पर भी जाना है। अगर मैं ही बड़ा करने की सोचता रहूँगा तो कितना कर पाऊँगा बच्चों के लिए, क्योंकि मेरी तो गवर्नमेंट जॉब है। मैं ज़्यादा काम तो इनके लिए कर नहीं पाऊँगा। तो फिर मेरे को लगा कि मुझे टीम जोड़ लेनी चाहिए अपने साथ। अगस्त 2020 का वो दिन आया, 15 अगस्त 2020 भी आ गया, दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरे जा रहे थे और मेरे को लकीली टीम भी मिल गई और उस टीम से मैंने बैच भी शुरू कर दिया, जिसको मैंने आज़ाद बैच के नाम से उस टाइम रखा, क्योंकि 15 अगस्त को लाया था, आज़ादी का दिन था, तो आज़ाद बैच हमने उसको रखा। टी-शर्ट भी हमने उस टाइम पे पहली बार लॉन्च की, तो लेफ्ट साइड में तिरंगा भी हमने टी-शर्ट पे अपनी पे लगा रखा है, तो वो भी 15 अगस्त की ही देन थी। तो वहाँ पर जब मैंने सोचा कि ये अब टीम आ चुकी है, बच्चों के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं उनको सिलेक्शन दिलाने की, अब यहाँ पर कितनी मेहनत इनके साथ कर दूं, बस ऐसे मन कर रहा था। और मैं भी अपने घर कह करके आ गया था कि 3 महीने में बच्चों का एग्ज़ाम, नवंबर में वो एग्ज़ाम होना था, कि 3 महीने में बच्चों का एग्ज़ाम है, अब मुझे प्लीज़ फ्री कर दीजिए। और मैंने अपने ऑफिस में भी छुट्टियाँ लगा दी। छुट्टियाँ नहीं मिली तो मैं, मतलब मुझे लेनी ही है, मैंने ये पूरा सोच लिया था। वहाँ भी मैं छुट्टी लेकर के और बच्चों के लिए जुट गया पूरी तरह से। और वहाँ पर चूँकि जब आप टीम जोड़ते हो, तो आपको कुछ पैसे की नीड होती है। मेरे लिए ना सही, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट जॉब में था, मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन बाकी टीचर्स, बाकी स्टाफ जो लोग हैं, तो वो टोटल मिला के मेरे पास 10-15 लोगों की टीम हो चुकी थी। हालाँकि हम एक ही कमरे से, क्योंकि जब हम गाँव से आए तो एक दुकान सी हमने ली थी किराए पे, उस दुकान पे अपना सेटअप किया था, अपना बोर्ड वगैरह, उसी पे टाइपिस्ट बैठे हैं, उसी में टीचर्स बैठे हैं, वो सब कुछ हमने किया, उसी में बच्चों के हम कॉलिंग मेंबर बैठे हैं, तो वो सब सुन रहे थे।
तो एक दुकान होगी, 14,000 रुपये उसका महीने का किराया था। हमारे लिए वो काफ़ी था उस टाइम पे, और एक दुकान से हमारा काम चल जाता है, एक स्टूडियो से। हालाँकि आज हमारे पास 40 स्टूडियोज़ हैं, और उस टाइम पे वो एक स्टूडियो जो खुशी देता है, जो मतलब यहाँ पे जो जज़्बात हैं जिस चीज़ के, वो शायद 40 स्टूडियो अब नहीं दे पाएँगे। तो वहाँ जब हमने शुरुआत की उस स्टूडियो से, तो उस टाइम दिमाग में ये था कि इतने सारे लोग हैं, इनको सैलरी तो चाहिए। अब तो बैच हमने लॉन्च किया, वो बैच हमने 500 रुपये में लॉन्च किया। जी हाँ, 500 रुपये, और उस पे भी डिस्काउंट दिया 400 रुपये में। हालाँकि आप ये कहते हो कि 500 रुपये में भी कोई बैच होता है, तो 500 रुपये से ज़्यादा मैक्सिमम कोई बहुत ज़्यादा किसी में सिलेबस है, बहुत लंबा टाइम चलाना है, 2-2 साल, 3-3 साल चलाना है, तो भी बैच हमारे 500 से 1000 के बीच ही आज तक सारे रहे हैं। इससे ज़्यादा की कीमत मैंने कभी आज तक बच्चों से सोची तक नहीं है, और ना कभी सोचेंगे। और जितने भी आज तक मैं अभी तक रिकॉर्ड बताऊँ तो 20 से 25,000 बच्चों को इनमें भी हमने अब तक फ्री कोर्सेज़ देते हैं। वो इसलिए कि बहुत ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, जो 500 रुपये भी नहीं जुटा पाते महीने का। अगर वो 500 रुपये अपने बजट में महीने के में से खर्च कर दें, तो उनका पूरा महीने का ही बजट गड़बड़ा जाएगा। ऐसे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, और उसका कारण है जुड़ने का, क्योंकि मैं गाँव की पृष्ठभूमि से आता हूँ, और मैं ये देख चुका था, क्योंकि मैं तैयारी कराने को सीजीएल की भी करा सकता था, क्योंकि मैं खुद सीजीएल क्रैकर था। बट मैंने चुना किसको? मैंने चुना आर्मी के बच्चों को, पुलिस के बच्चों को। गाँव की पृष्ठभूमि में यही सब तैयारी करते हैं बच्चे। तो मैंने कि इन बच्चों का ख्याल मेरे को रखना है, और वहाँ पर उस गरीबी को, उस जो लोग कृषि किसानों के बच्चे हैं, जो मजदूरों के बच्चे गाँव में जिस चीज़ को फेस करते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखकर ही मैं आया था यूट्यूब की दुनिया में, कि भाई इनके लिए कुछ करना है। तो 500-700 इसलिए रखनी पड़ती है फीस, कि मैं इस जो पूरी टीम है, इनका खर्चा चला सकूँ। और वो 500 रुपये जब मैंने उस टाइम पे रखे, तो ये भी नहीं पता था कि दिल्ली पुलिस में कोई हमारा बैच खरीद भी पाएगा या नहीं खरीद पाएगा। बहुत सारे सवाल मन में होते हैं। उस टाइम पे जब वो 500 रुपये का मैंने बैच रख दिया, तो मैंने फिर भी ये सोचा कि पता नहीं बैच बिकेगा या नहीं बिकेगा, लेकिन 10-15 लोगों की टीम फ्री में तो काम नहीं करेगी। इनको, और ये कर भी दें आज मेरे कहने से फ्री में काम, लेकिन इनके परिवार वालों को, इनका परिवार चलेगा कैसे? मेरा तो चल रहा है। तो मैंने फिर क्या किया था कि मैंने अपना अकाउंट, चूँकि मैं गवर्नमेंट जॉब में करते-करते मेरे को 5-6 साल हो चुके थे तब तक, तो मेरे अकाउंट में जमा था करीब 10 लाख के आसपास, और मेरी वाइफ़ के अकाउंट में मैंने पूछा 2016 से वो भी जॉब कर रही थी, तो 6-7 लाख उनके अकाउंट में भी थे। तो टोटल हमारे पास 16-17 लाख रुपए हो गए, और हमने सोचा अब सेटअप शुरू कर देते हैं, ये काफ़ी है, और 3 महीने का कोर्स है। अगर 3 महीने बच्चों ने मुझे खरीद के, मुझे से कोई कोर्स भी नहीं खरीदा, तो मैंने 16-17 लाख रुपए में मैंने पूरा हिसाब लगा लिया था कि पूरी टीम की सैलरी दे पाऊँगा। और वो, आप यकीन मानिए कि वो पहले 3 दिन में ही, जब मैंने वो कोर्स लॉन्च किया, तो पहले 3 दिन में ही वो बच्चों ने 1 करोड़ रुपए का कोर्स खरीद लिया था, उस टाइम पे। तो मतलब फिर ऐसे लगा था कि अब मतलब, जब कहते हैं ना कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, तो वो इतना प्यार, मतलब उसमें इतना भावुक मैं हो जाता था कि यार, बच्चों से मैंने एक बार, पहली बार कोई कोर्स लाया, और मुझे नहीं पता था ये खरीदेंगे या नहीं, और उन्होंने मुझे इतना पैसा दिया। अब उस टाइम पे जीवन में एक कसम खाई थी कि भाई, अब इनके लिए जो मुझसे बन पड़ेगा, चाहे वो फ्री बने, चाहे वो पैसे में बनेगा तो बहुत थोड़ी फीस में। तो मैंने बहुत कुछ बच्चों के लिए आज तक यूट्यूब पे फ्री किया है, और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बच्चे ही जानते हैं मेरे, कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। और आज भी अगर मुझे लगता है कि मेरा सब कुछ सही चल रहा है, तो मैं उनके लिए वो सारी चीज़ें फ्री कर देना चाहता हूँ। और यूट्यूब पर आप देखेंगे कि आज हमारी करीब सारे चैनल्स मिलाकर के 50,000 से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोज़ पड़े हुए हैं। 50,000 घंटे हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है, हमारी टीम ने। वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों के लिए। तो वो वहीं से मोटिवेशन आया, और उस टाइम पे, मतलब जब वो 1 करोड़ रुपए के आसपास मेरे पास आ गया था, और जब ये चीज़ें दिमाग में आईं कि भाई अब इनके लिए मैं क्या कर जाऊँ, तो बहुत मेहनत हम लोगों ने उस बैच में की। हालाँकि उस दौरान जो टीचर्स मैं लेकर के चला था, कि मुझे टीम चलाने का बिल्कुल अनुभव नहीं था। 1-2 टीचर मेरे छोड़कर भी चले गए, और उन 1-2 टीचर की वजह से मैंने सोचा कि बच्चा कितना परेशान हो जाएगा। अभी 1 महीने में एग्ज़ाम है इनका, क्योंकि 2 महीने बाद ही वो चले गए थे, 3 महीने में एग्ज़ाम था। और मैं इतना परेशान, इतना डिप्रेस्ड मैं जीवन में कभी नहीं रहा, जो मैं उन 2-3 दिन में रहा था। और यकीन मानना कि मैं उन 2-3 रातों सो भी नहीं पाया था, कि मेरे टीचर्स चले गए। इन बच्चों ने मुझे इतना विश्वास किया मेरे ऊपर, अब मैं इन बच्चों को क्या दे पाऊँगा? जो टीचर गए, उनकी जगह भगवान ने, मतलब देखिए जब इरादे नेक होते हैं ना, मुझे वो टीचर दिया, नाम है नवीन शर्मा, और वो आज
इस चैनल का, रोजगार विद अंकित का सबसे फेमस चेहरा है, सबसे बड़ा टीचर बन चुका है। तो ये होती है सच्ची नीयत से काम करने का तरीका। तो मतलब जो रिटर्न में भगवान हमें देते हैं। मैंने एक चीज़ नोट की है कि यूट्यूब पर लोगों का ना, बच्चों का स्पेशली टीचर्स पर अब धीरे-धीरे भरोसा उठ जाता है कई बार, क्योंकि आपसे यहाँ पे कोई टीचर कुछ बोल रहा है, यहाँ पे वो पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चा आपसे जुड़ा हुआ है असम का, आप नोएडा में पढ़ा रहे हो, आपसे बच्चा जुड़ा हुआ है कर्नाटका का, वो आपके शब्दों की बदौलत जुड़ा हुआ है, और वो शब्द आपने अगर झूठ बोल दिया उससे, वो क्या कर लेगा आपका? कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उसकी इमेज जरूर बनेगी दिमाग में कि यूट्यूबर सब ऐसे ही होते हैं, और ये जो लोग यूट्यूब पे कुछ भी बोलते हैं, इन पर कोई भरोसा नहीं करना है। तो मैं सभी को भी इस यहाँ से, इस मंच से ये संदेश देना चाहूँगा, स्पेशली टीचर्स को, कि वो जो भी बोलें, उस चीज़ को, उन कमिटमेंट्स को प्लीज़ बच्चों के सामने पूरा ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि अगर आप कमिटमेंट पूरे करते हैं, तो बच्चे आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट आपके ऊपर अगर करेंगे, तो उसका कारण सिर्फ एक ही होगा कि आप अपने कमिटमेंट पे हमेशा सच्चे, हमेशा खरे उतरें उनके ऊपर।